नहीं, ऐसा लिखा हुआ नहीं आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? चलो जी, सबसे पहला ये मेन एग्जाम के लिए आईसीएसआई का जो मेन एग्जाम है, आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है वहां कम से कम 15 मिनट पहले नहीं, ये दिल्ली है, आधा घंटा पहले पहुंचिए, क्योंकि दिल्ली में कौन रोड कब बंद कर दे और कब यहां कौन सा हो जाए कुछ पता नहीं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है एग्जाम छूटते, तो इसलिए आधा घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर आपको पहुंचना चाहिए। खैर ये तो इन हाउस है तो सारे बच्चे यहां बैठे हुए हैं। दूसरा, याद रखिएगा सीएस के मेन एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन भी दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? ऑप्शन भी। टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, 6 में से ऐसे होता है 3A, 3 और 3A, 4 और 4A, ऐसे करके वो ऑप्शन देते हैं। तो जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं उस ऑप्शन का सारा आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे 3 किया तो 3 का ABC, और 3A किया तो 3A का ABC। अब ऐसे नहीं कर सकते कि 3 का A और 3A का B, ऐसे नहीं कर सकते। जो भी आप ऑप्शन चूज करते हैं एज अ होल, तो आपको शुरू में डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं तो ऐसा ही करता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने क्या दिखा है, पहले वो लिख लेंगे, एक क्वेश्चन हो गया, फिर बैठ के सोचने लगेंगे ये करूं ये करूं। वो जो बीच में बैठ के सोचता है ना बच्चा, उसमें दूसरे बच्चों को देखता है लिखते हुए, वो डेमोरलाइज हो जाता है। ये जो जितनी भी पढ़ाई की चीजें हैं ना, दिमाग की चीजें हैं, दिमाग की चीजें का मतलब साइकोलॉजिकल है। जो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो गया वो आराम से चीजों को कर जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूं? तो आप शुरू में टिक मार लो, शुरू में क्वेश्चन देखते आपको पता चल जाएगा कि कौन आप करने वाले और कौन आप करने वाले नहीं हो। एक बार लिखना स्टार्ट हो गया तो फिर रुकेंगे नहीं। मैं एक बार लिखना स्टार्ट करता था, गलत सही जो लिखना है, पर मैं रुकता नहीं था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सुनिए, उसके बाद आगे हमेशा ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये जरूर करना, मैं सिखा देता हूं तुम लोग को कि जब भी आप लोग एग्जैक्टली आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए, आपको कॉपी इस तरीके की मिलती है, ऐसे लाइन वाली कॉपी है ना, ऐसे मिलती है ना कॉपी। आप एक मोटा सा ऐसे एरो लेंगे और फिर लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। 1 का A है तो 1A, 2 लाइन छोड़ेंगे, तीसरे लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? और देखिए, हमेशा आजकल तो आईसीएसआई देख रहा हूं कॉपी में पहले से टाइप करके भी दे रहा है आंसर टू क्वेश्चन नंबर, बस आपको वहां 1A, 1B, 1C ये लिखना होता है। लेकिन मेरे समय में ऐसा कुछ नहीं होता था, तो मैं शुरू से ही ऐसे लिखता था, एक मोटा सा लाइन खींच देता था, है ना, जिससे कि कॉपी चेक करने वाला ना बहुत जरूरी है आपके लिए कि उसको सब कुछ सही लगे। आप जीत नहीं पाएंगे आईसीएसआई से अगर आपको कम मार्क्स मिल गए तो। इसलिए कोशिश करो कि हमें ऐसी जरूरत ही ना पड़े। कॉपी चेक करने वाले को मालूम होना चाहिए कि नया आंसर कहां से स्टार्ट हो रहा है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लगातार लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चों का आदत मैंने ऐसे देखा है, 1A, ये आंसर 1A, ये क्या होता है, ANS, ऐसे। बहुत बार क्या होता है, यहां खत्म किया और यहीं से लिखना स्टार्ट कर दिया, तो कॉपी चेक वाले को पता नहीं चल पाता कि यहां से नया आंसर स्टार्ट हुआ। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आपका जब भी आंसर खत्म हो नए पेज से स्टार्ट कीजिए। किससे स्टार्ट कीजिए? नए पेज से स्टार्ट कीजिए। नए पेज से स्टार्ट करने का क्या फायदा, अगर इधर जगह बच भी गया तो बाद में जब टाइम बच जाता है ना, तो बच्चा उसमें एडिशन करता है। क्या करता है? एडिशन करता है। समझे? तो आपको हमेशा आप फ्लो चार्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको हमेशा सब्जेक्टिवली लिखना है। कैसे लिखना है? सब्जेक्टिवली लिखना है। फ्लो चार्ट बना के आप एग्जामिनर को समझा नहीं रहे हैं, वो पहले से समझा हुआ है। आपको बस ये बताना है कि आपकी क्या नॉलेज है, और नॉलेज सब्जेक्टिवली होना चाहिए, न कि फ्लो चार्ट्स के थ्रू। बहुत सारे टीचर्स मैंने यूट्यूब पर देखा है, वो बोल देते हैं फ्लो चार्ट बना दो। फ्लो चार्ट कैसे बना देंगे? फ्लो चार्ट के साथ साथ आपको ऑडियो भी जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे कंपनी 2 तरीके की होती है, तो जब भी मैं चार्ट बनाता हूं ऐसे, तो बोलता भी तो 2 तरीके की होती है। तो ये चार्ट वाट मत बनाइए, आप सीधा उसको सब्जेक्टिवली लिखिए। पैराग्राफ ज्यादा से ज्यादा चेंज कीजिए, जिससे कि कॉपी चेक करने वाले को मालूम चल जाए कि यहां जनरल रूल लिखा है, यहां एक्सेप्शन लिखा है। पैराग्राफ चेंज खूब करना चाहिए, उससे आंसर सुंदर लगता है देखने में। कुछ बच्चों की एक आदत है, लगातार लिखते हैं। अच्छा, एक पेज में कितने लाइन्स होते हैं? 30 लाइन, अराउंड 30 लाइन लिख देता है वो। अरे 30 लाइन में कम से कम 5 पैराग्राफ बना देते तुम, है तो ज्यादा अच्छा रहता कि नहीं रहता? एक तो आपका आंसर थोड़ा एक्सटेंड हो जाता, अगले पेज पे भी चला जाता। तो आप थोड़ा थोड़ा लाइन छोड़ा कीजिए बीच में। जनरल रूल हो गया, फिर एक्सेप्शन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, इस सब में बीच में जगह छोड़िए, एक एक लाइन का पैराग्राफ चेंज कीजिए। ये बड़ा स्टैंडर्ड लगता है, कॉपी चेक करने वाले को भी मजा आता है। कहा जाता है कॉपी चेक करने वाले की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहा जाता है कि कॉपी चेक करने वाला एक समय में मतलब 1 घंटे में 200 कॉपी चेक करता है।
अब 200 कॉपी चेक कर रहा है तो तुम सोचो कि वो कितना गुस्सा हो जाता है, उसका दिमाग कितना गर्म हो जाता हो। कहा जाता है कॉपी चेक करने वाले ने अगर अपना चश्मा हिला लिया ना तो तुम्हारा कॉपी बर्बाद कर देगा। मतलब इतना स्मूथ लिखो, इतना अच्छा लिखो कि उसको अपना चश्मा हिलाने की जरूरत ना पड़े, ऐसे देखने की जरूरत ना पड़े, इतना सुंदर लिखो। और सुंदर लिखोगे, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखोगे, वो खुश हो जाएगा। और खुश अगर वो अंदर से हो गया तो वो कहीं पर जहां 4 देना चाहिए वहां 5 मार्क्स भी देता है। अरे कॉपी चेक करने वाला भी तो इंसान ही होता है, और इंसान की क्या होती है, साइकोलॉजी। सही बोलना कि नहीं बोलना पहले बताइए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा आप। जब भी आंसर कंप्लीट करें उसके बाद 4-5 लाइन तो छोड़ ही देना, क्या पता कुछ बाद में याद आए, क्या पता कुछ बाद में याद आए, है ना। और सबसे अच्छा तरीका आईसीएसआई के एग्जाम में क्या है कि आप नए पेज से आंसर स्टार्ट करें, वही तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद एब्रीविएशन में ये सब नहीं चलता है, याद रखना। एक वर्ड का कंपनी, डायरेक्टर, ये सब कुछ नहीं है। शेयर होल्डर, यहाँ के बच्चों को बड़ा आदत है, ये सब एकदम नहीं होना चाहिए। एब्रीविएशन हमेशा एक से ज्यादा वर्ड का होता है। जैसे सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल का छोटा वर्ड कौन हुआ, सैट। लेकिन इसमें भी पहली बार जब आंसर में लिखोगे तो फुल फॉर्म लिखोगे, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल ब्रैकेट में एसएटी। उसके बाद आप एसएटी भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ये कहानी सिर्फ उसी आंसर तक है। अगले आंसर में फिर से सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल आया तो फिर से पहली बार फुल फॉर्म। और एक वर्ड का कभी एब्रीविएशन होता है, डायरेक्टर एक वर्ड है तो डीआर थोड़ी होगा, कंपनी एक वर्ड है तो सीओ डॉट थोड़ी होगा। हमेशा एक से ज्यादा वर्ड का क्या बनता है, एब्रीविएशन। जैसे सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, समझते हैं। वहां पे आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, पर शॉर्ट फॉर्म में भी पहली बार तो फुल फॉर्म, पहली बार तो फुल फॉर्म। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद याद रखिएगा, सेक्शन तुम तभी लिखना जब सेक्शन सच में याद हो। जैसे किसी बच्चे को प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पूरा पता है पर लिख दिया सेक्शन 2 क्लॉज 69, हो गया बर्बाद। आपने सेक्शन 2 क्लॉज 69 लिख के पूरा सही लिखा, वो पूरा सुनेगा नहीं, पूरा जीरो कर देगा। तो सेक्शन तभी लिखिए जब आपको पूरे तरीके से याद हो। गलत सेक्शन लिखेंगे वो आंसर ही चेक नहीं करेगा, जीरो कर देगा। बोले सर सेक्शन 2 याद है, क्लॉज में गड़बड़ है, तो सेक्शन 2 लिख के छोड़ दो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, ऐसे करके। अच्छा 2 भी याद नहीं है तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट भी याद नहीं है तो अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ। नहीं समझे? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों पार्टी का केस में नाम याद है, दोनों पार्टी का नाम लिखिए, वर्सेस लिखिए, राम वर्सेस श्याम। लेकिन एक पार्टी का नाम याद है, इन रेफरेंस, IN इन RE डॉट। अगर एक पार्टी का नाम याद है तो, और दोनों पार्टी का नाम याद है तो दोनों लिखिए वर्सेस करके। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब आता है केस लॉ का आंसर कैसे दें। मान लीजिए केस बना के क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो केस जिस मुद्दों पे है उसका पूरा लीगल प्रोविजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूरा लीगल प्रोविजन लिखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया रिडक्शन ऑफ मेंबरशिप पे, किस पर आ गया? रिडक्शन ऑफ मेंबरशिप मान लीजिए। और वो रिडक्शन ऑफ मेंबरशिप का लीगल प्रोविजन क्या है? सेक्शन 3A। तो पहले आपको पूरा सेक्शन 3A लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सेक्शन 3A पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर उसी चीज पर कोई केस हुआ हुआ पहले तो उस केस का नाम लिखना पड़ेगा कि ऐसा ही मैटर एक केस में हुआ था और इस केस का ये डिसीजन है। और लास्ट में तुमको मैटर को डिसाइड कर लेना है कि बाय गोइंग थ्रू सेक्शन नंबर 3A एंड द डिसाइडेड केसेस, है ना, वी कैन कंक्लूड दैट कि इस केस में क्या आंसर होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, हाँ होगा कि ना होगा। तो पहले लीगल प्रोविजन लिखते हैं, उसके बाद केस का नाम लिखते हैं, अगर केस का कोई नाम है तो। फिर दोनों का इस्तेमाल करके क्या लिखते हैं? मैटर को डिसाइड करते हैं। मैटर को हमेशा सबसे लास्ट में डिसाइड करना चाहिए, है ना, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है यहाँ पे। अगर आपने 3A लिख दिया, हो सकता है तुम्हारा मैटर डिसाइड गलत हुआ हो, तो मैटर डिसाइड गलत होने के बावजूद भी आपको कुछ मार्क्स मिल सकता है अगर आपने लीगल प्रोविजन इससे पहले लीगल प्रोविजन, फिर केस का नाम, केस का डिसीजन,